हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, यानी कि बोर्स एटॉमिक मॉडल, और क्लैरिफाई करेंगे हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है बोर का मॉडल। तो बोर मॉडल क्या है उसको हमें समझना है। बोर ने क्या बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये जैसे नाभिक है मान लो, और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, यानी कि वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। तो ये कक्षा में जब चक्कर लगाता है तो इसका जो वेग है, वेलोसिटी जो है वो v है। v वेलोसिटी की वजह से इस पर बाहर की तरफ एक बल लगता है जो हो जाता है mv² अपॉन r। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और यहां नाभिक में पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां नाभिक की तरफ इस पर एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं आकर्षण बल। तो ये इसका मान होगा Ze² अपॉन r²। तो अब यहां पहला पोस्टुलेट आता है हमारा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है और इस अवस्था में इसका वेग v है। v की वजह से बाहर की तरफ एक बल लगता है जो है mv² अपॉन r, और इस पर आवेश नेगेटिव है तो उसकी वजह से अंदर की तरफ आकर्षण बल लगता है, वो है Ze² अपॉन r²। चूंकि ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर है, यानी कि mv² अपॉन r इज इक्वल टू Ze² अपॉन r²। तो ये आ गया हमारा पहला पोस्टुलेट, यानी कि बाहर की तरफ लगने वाला बल और अंदर की तरफ लगने वाला बल दोनों बराबर हैं। इसलिए इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा न अवशोषित करेगा। यानी कि सिंपल सा फंडा ये है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। एट दिस position its velocity is v. Due to velocity it faces a force outer side, that is mv² upon r, but electron contains negative charge, so it will also face an attraction force towards from nucleus Ze² upon r. Because these two forces are equal but in opposite direction, so electron neither emit or nor absorb energy. ये हमारा पहला पोस्टुलेट हुआ। अब दूसरे पोस्टुलेट में पहले पोस्टुलेट की ही बात होगी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कौन से वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसमें बहुत सारे वर्ताकार कक्ष हो सकते हैं। तो यहां इलेक्ट्रॉन ने ये कहा, बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में घूमेगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम mvr, एंगुलर मोमेंटम का जो मान है वो h अपॉन 2π होगा या इसका पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज के लिए यहां n लगाया गया है, तो n की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये उसने सर्कुलर पाथ के लिए बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर पाथ्स में मूव करेगा जिसके लिए उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2π और इट्स मल्टीपल होगा। ये दोनों पोस्टुलेट्स क्लियर है।
अब बच्चों तीसरा पोस्टुलेट हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब अपने ऊर्जा स्तर से, जैसे फॉर एग्जांपल यहां हम देख सकते हैं कि ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है, मान लो ये इधर आ रहा है या इधर जा रहा है, अपने ऊर्जा स्तर से दूसरे में जा रहा है, तो ये ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस भी ऊर्जा स्तर में होता है, जिस भी एनर्जी लेवल में होता है, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उस एनर्जी लेवल के बराबर हो जाती है। तो अगर बाय चांस मान लो ये E2 में है तो एनर्जी इसकी E2 के बराबर होगी, E1 में है तो E1 के बराबर होगी, E3 में है तो E3 के बराबर होगी। अब जैसे ही ये अपने एनर्जी लेवल से दूसरे में जाएगा तो ये क्या करेगा, उस एनर्जी लेवल के इक्वल में अपनी एनर्जी बनाएगा। तो एनर्जी बनाने के लिए या तो ये एनर्जी इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। अब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी इन एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है, वो डेल्टा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। ये एनर्जी ये इमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। तो ये है हमारे पास तीन पोस्टुलेट। तो तीसरे पोस्टुलेट को हम एक बार फिर से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन व्हेन जंप इन अनदर एनर्जी लेवल इट विल इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी टू सेटल डाउन इट्स एनर्जी according to energy levels. As we know that electrons contains the energy with the equal of energy levels. Actually जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन होता है उसी के बराबर उसकी एनर्जी होती है। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा ये एनर्जी एब्जॉर्ब करता हुआ जाएगा, और जैसे जैसे ये नाभिक के पास आएगा ये एनर्जी इमिट करता हुआ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल से सेकंड में जा रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, क्योंकि दूर जा रहा है। जितना दूर जाएगा इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, जितना पास आएगा इसकी एनर्जी कम होती जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके आधार पर, इनके पोस्टुलेट्स के आधार पर हमारे पास जो वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं हम, म्यू इज इक्वल टू 1/लैम्बडा। इसकी जो वैल्यू है वो है R जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिस इनटू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये एक इक्वेशन तैयार है जो हमें क्लैरिफाई करेगी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस मिल रही हैं वो लाइंस कैसी हैं और क्यों मिल रही हैं, उनका रीजन क्या है। तो इसके लिए एक छोटा सा कंटेनर लिया गया और उस कंटेनर में बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए गए, और अगर हम देखें तो मान लो इन मॉलिक्यूल्स के लिए E1 एनर्जी लेवल, E2 एनर्जी लेवल, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E3, E4,
E5, E6, E7, ये मान लो हमारे पास। अब हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल 1 में रहेगा। जो ये एनर्जी लेवल है इसमें रहेगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि हमने ये हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको एनर्जी दी, तो एनर्जी देने से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स अपने एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में खिसक जाएंगे, और खिसकते चले जाएंगे जब तक उन्हें ऊर्जा मिलती रहेगी। और जैसे ही एनर्जी देना बंद किया तो क्या हुआ, तो इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने से नीचे वाले एनर्जी लेवल्स में आना शुरू होते हैं। अब जब वो एनर्जी इमिट करते हुए अपने से एनर्जी नीचे एनर्जी लेवल में आते हैं, तब वो स्पेक्ट्रम देते हैं। और उस स्पेक्ट्रम में जो लाइंस होंगी वो किस तरह की हो सकती हैं, उसके लिए देखो आप। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि E1 में आने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल 7 में से E1 में आया, 6 में से भी E1 में आया, 5 में से भी आया, 4 में से भी आया, 3 में से भी आया, और 2 में से भी आया। तो ये जितनी भी लाइंस मिलेंगी, इन लाइंस को हम बोलेंगे लाइमेन। लाइमेन लाइमन सीरीज होंगी ये। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल में आ रहे हैं, जैसे 7 से सेकेंड में आया, 6 से सेकेंड में आया, 5 से सेकेंड में आया, 4 से सेकेंड में आया, और थर्ड से सेकेंड में आया, तो इन सब को हम बोलेंगे बामर। बामर यानी कि बाल्मर। बाल्मर सीरीज हो गई। और मान लो इलेक्ट्रॉन 7 से थर्ड में आ रहा है, 6 से थर्ड में आ रहा है, 5th से थर्ड में आ रहा है, और 4th से थर्ड में आ रहा है, तो इन्हें हम बोलेंगे पाशन। पाशन, है ना। और अगर ये 4th में आ रहे हैं, जैसे 7th से 4th में आ रहा है, 5th से 4th में आ रहा है, और तो इनको हम बोलेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट। और अगर 5th में आ रहा है तो इन्हें हम बोलेंगे फंड। तो इस तरह की लाइनें हमें इसके स्पेक्ट्रम में दिखाई देंगी। तो यहां अगर हम एक टेबुलर फॉर्मेट बना लें तो इजीली समझ में आएगा। तो टेबुलर फॉर्मेट के लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो श्रेणी यानी कि सीरीज जो हैं वो ले लेते हैं। तो पहली सीरीज है हमारी लाइमैन, बामर, तीसरी है पाशन, चौथी है ब्रैकेट, और पांचवी है
फुंड। ठीक है, अब हम जानते हैं कि N1 की वैल्यू क्या होगी और N2 की वैल्यू क्या होगी। तो लाइमन में N1 यानी कि किस एनर्जी लेवल में ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो N1 की वैल्यू क्या है यहां 1। ठीक है, अब कहां कहां से आ रहे हैं, N2 की वैल्यू वो होगी, जैसे 7 से आ रहे हैं, 2 से आ रहा है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तो N2 की वैल्यू हो गई हमारी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही बामर के लिए ये सेकंड में आ रहा है, कहां से आ रहा है, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से एंड सो ऑन। पाशन के लिए ये थर्ड में आ रहा है, कहां से आ रहा है, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवंथ से एंड सो ऑन। ब्रैकेट में ये फोर्थ में आ रहा है, कहां से आ रहा है, फिफ्थ से, सिक्स, सेवंथ, एट्थ एंड सो ऑन। और फुंड में ये फिफ्थ में आ रहा है और सिक्स से आ रहा है, सेवंथ से, एट्थ से एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी सीरीज। अब इनके रीजन अगर हम देखें, क्षेत्र, किस क्षेत्र की ये लाइनें हमें दिखाई देंगी, रीजन। रीजन की अगर मैं बात करूं तो रीजन क्या होंगे इनके, ये होगी अल्ट्रा वायलेट रेज, विकिरण, अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें यहां मिलेंगी हमें। बामर वाली जो हैं ये हमें दृश्य यानी कि विजिबल होंगी, हम आसानी से इनको देख सकते हैं। और बाकी की जो है इंफ्रारेड रेज होंगी, IR, ये भी IR होंगी, ये भी IR होंगी। तो इस तरीके से हम यहां देख सकते हैं कि जो हमारा स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसमें जो लाइनें हैं, लाइमन की लाइनें जो होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से होंगी, जहां हम N1 की वैल्यू और N2 की वैल्यू यहां से रख के इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं। ऐसे ही बामर की लिए अगर हम देखें N1 और N2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख के तो वो वहां मैच करती हैं। इस प्रकार से बोर मॉडल की सहायता से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का हम क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट ईयर इसमें से एक क्वेश्चन आया था और उसमें ये पूछा गया था कि कौन सी सीरीज की जो लाइनें हैं वो हमें दृश्य होती हैं। तो दृश्य होने वाली लाइनें या दृश्य श्रेणी की या दृश्य क्षेत्र वाली लाइनें कौन सी हैं, तो हमें आंसर देना था बामर। बामर सीरीज की जो ये हैं ये दृश्य होती हैं। इसके लिए N1 की वैल्यू 2 होती है और N2 की वैल्यू 3 से लेके 5, 4, 5, 6, 7 तक हो सकती हैं। तो ये हो गया आपका बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या।